हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास में पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो जो लोग भी सी टैट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों ही पेपर में सीडीपी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीडीपी जो है आता ही आता है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बाल विकास 15 नंबर का आता है और 15 नंबर में जो आपका 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस 10 नंबर की पैडागोजी, तो इसको जो है जो 15 नंबर का बाल विकास है, इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सीडीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कहती हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हो ये बातें उनके लिए। सीडीपी में जो है जो 15 नंबर का बाल विकास से आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, सोशलाइजेशन हो गया मतलब सामाजिकरण। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का पियाजे से आ जाता है, बाइगोस्की से आ जाता है, कोहलबर्ग से आ जाता है, हार्वर्ड गार्डनर, अधिगम। तो मैंने इन टॉपिक्स को ऑलरेडी जो है करवा दिया है। और ये जो आपको स्टार्टिंग के जो प्रैक्टिस मैं नहीं करवा रही हूँ ना बाल विकास का 15 नंबर का, ये ऑलरेडी जो मैं टॉपिक करवा रही थी इन्हीं से क्वेश्चंस ले लेकर जो है मैंने आप लोगों को करवाया था। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय उसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब जो है मैं 5 + 10 मतलब ये 15 नंबर का जो है इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस पैडागोजी, इसको जो है मैं आप लोगों को करने का तरीका सिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ टैग वर्ड्स के साथ जो है बताऊंगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या एक गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं क्लासेज एकदम बेसिक से दे रही हूँ, कोई इसकी जो है कॉस्ट नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। कीप सपोर्ट, मैं आप लोगों के साथ जो है एग्ज़ाम तक रहूँगी। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर मैंने लिया है ये 17 जनवरी का पेपर है, 17 जनवरी 2023 का। जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 का ऑनलाइन। ठीक है, ये शिफ्ट में हुआ था तो उसमें 17 जनवरी वाला पेपर लिया है। और पैडागोजी वाले सेक्शन को हम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है आगे के 15 क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट होती है। पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो है आपके 10 क्वेश्चन पैडागोजी के होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा मतलब जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। मतलब कि एक इंक्लूसिव क्लास है, एक समावेशी कक्षा है जिसमें प्रत्येक बच्चे की जो है अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो उसके लचीले अधिगम में मतलब फ्लेक्सिबल जो लर्निंग है उसमें क्या क्या इनमें से जो है सहायक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, एक समावेशी कक्षा है, इसमें जो है क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं तो इसमें से कौन से फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है सही रहेंगी। तो देखिए, एक बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या, एक स्टैंडर्ड करिकुलम। तो स्टैंडर्ड जब अलग अलग बच्चे हैं, बच्चों की जो है ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो आप एक मानकीकृत पाठ्यचर्या कैसे बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड करिकुलम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कभी भी किसी भी ऑप्शन में एक मानकीकृत वर्ड आए ना, मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत वर्ड आए तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मानकीकृत आकलन ये भी आपका गलत, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आकलन, जब अलग अलग बच्चे हैं तो उनका आकलन भी अलग तरीके से होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प या एक समान योगात्मक मूल्यांकन, एक समान योगात्मक, यहीं पर बोला ना कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल लर्निंग में क्या क्या सहायक होगा, तो एक समान तो हो ही नहीं सकता, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, हर एक बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो उन बच्चों को देखते हुए जो है हमें उसके अनुसार जो है क्या इसमें से सही रहेगा वो ऑप्शन करेक्ट है। आपके हिसाब से क्या, देखो एज अ टीचर क्या सही होगा, आपको ये आंसर नहीं देखना है कभी भी पैडागोजी के क्वेश्चन को करते हुए या इंक्लूसिव एजुकेशन को। बच्चे के हिसाब से क्या सही रहेगा उस आंसर को जो है ऑप्ट करना है। सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प, तो ये जो है सही है कि लर्निंग करने का जो है एक पूरा जो है एक सही तरीके से मतलब सभी बच्चों की जो ज़रूरतों को पूरा करें, तो सीखने का जो है सार्वभौमिक अभिकल्प। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये जो है थर्ड होगा कि यूनिवर्सल जो डिज़ाइन होती है लर्निंग की, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, यूनिवर्सल जो डिज़ाइन की जाती है सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो वो जो है सही रहेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, आप कई बार लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है ना क्लियर नहीं होता, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विविध शिक्षार्थियों के समूह में
शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए। अगर अलग अलग क्लासरूम में जो है अलग अलग तरह के जो है बच्चे हैं, तो उनके जो अलग अलग बच्चों को देखते हुए समूह में शिक्षकों को उनके बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अगर अभ्यास कराना है तो वो किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए, एक समान मानकीकृत, अब यहीं पर विविध शिक्षार्थियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एक समान आप मानकीकृत पाठ्यचर्या की कैसे बात करते हैं। कभी भी ऐसा ऑप्शन दिखे ना, एक समान मानकीकृत, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, एक समान मानकीकृत, फिर यह गलत हो जाएगा आपका। बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर, ठीक है, अलग अलग संकाय बनाकर, तो क्या ये सही होगा। या कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। कितना करेक्ट बोला कि इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, विविध शिक्षार्थियों के समूह में, अलग अलग बच्चों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह से करवाना चाहिए। अलग अलग संस्कृतियों की शिक्षा का अभ्यास कैसे, तो ऐसे में जो है क्लासरूम में एक ऐसा जो है लोकाचार बनाकर, मतलब एक ऐसी इन्वायरमेंट देकर कि बच्चे जो है अपनापन की भावना महसूस करें। तो ये बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है फोर्थ होगा। बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग बच्चे होते हैं, तो अलग अलग संकाय बनाकर आप, ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है कि बच्चों को आप इसमें क्या है उसको वैल्यू दे रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी वाले क्वेश्चन को करें ना, तो बच्चों को वैल्यू देना है। एक तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, एक चीज़ ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर, दूसरा जो है आपकी जो शिक्षा है वो जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है, एक मानकीकृत करिकुलम नहीं होना चाहिए। करिकुलम जो है बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज के हिसाब से जो है डिज़ाइन किया होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव थिंकिंग को, मतलब एक पॉजिटिव होके जो है इसके क्वेश्चन को जो है करना है आपको। बच्चे को कभी भी आपको उसके विचारों को जो है हमेशा जो है क्या देना है, उसके विचारों को वैल्यू देना है। और सबसे बड़ी बात, उसको जो है कुछ भी क्वेश्चन करके, या मतलब कोई भी उनको खुद जो है उसमें शामिल करना है, ना कि उनको जो है नकारना है। अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन को उसकी वैल्यू देना है, उसके क्वेश्चन का, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं पहले, पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखिए, सुनीता एक ही गतिक कार्य को कई बार दोहराती है। कोई एक कार्य कर रही है, उसे कई बार दोहराती है, उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है, लेकिन दोस्त बनाने में क्या होता है, कठिनाई होती है। ये किस विशिष्ट लक्षण है, क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं, तो ये किसका लक्षण है। देखिए, बच्चे को चीज़ों को समझने की, उसे समझ तो आती है, लेकिन उसको क्या है, अपने पीयर ग्रुप के साथ बातचीत करने में, दोस्त बनाने में जो है, अपने ही क्लासरूम में बच्चों के साथ जो है अपनी बातें कहने में जो है कठिनाई महसूस कर रहा है। तो ये जो है ना किसका है, ऑटिज्म का लक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा, जब उसे अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सोसाइटी में बातचीत करने में, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने में जो है वो कठिनाई महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को क्या है, ऑटिज्म है। ठीक है, तो स्वालीनता बोलते हैं उसे। तो पहला ऑप्शन जो करेक्ट होगा। पठन वैकल्य तो होगा ही नहीं, पढ़ने में तो डिसलेक्सिया होता है। लेखन मतलब कि लेखन वैकल्य मतलब डिस्ग्राफिया, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। पठन में क्या होता है कि अगर मान लो 100 लिखा है तो बच्चा इसको क्या पढ़ लेता है, वॉज। ठीक है, अगर यही लिखने में भी ऐसे ही मान लो, पढ़ने, ये तो पढ़ने की बात हुई, लिखने में क्या होता है, वो लिखने में भी ऐसे ही कर देता है कि वो जो है उल्टा लिख देता है। ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, ADHD होता है ना वो वाला, तो ये तो है नहीं, मतलब है ही नहीं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करता है। मतलब कि कौन सा सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल अगर हम करें तो विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। ब्रेल प्रणाली तो पता ही है किस चीज़ के लिए होती है, छड़ी भी नहीं होगा, चश्मा भी नहीं होगा, ध्वनि प्रवर्धक। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे ध्वनि से ही आप लोगों को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। देखो, रचनात्मकता मतलब कि संरचनात्मक, मतलब कि क्रिएटिविटी किस में दिखती है, उसके सोच में क्रिएटिविटी, उसके सोच में नवीनता हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में कई तरीके सोचता हो, किसी भी समस्या को सुलझाने में, मतलब कोई समस्या है तो उसके कई तरीके उसे पता हो उसको सुलझाने का। ठीक है, तो अभिसारी सोच मतलब
जो कि एक पर केंद्रित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभिसारी सोच क्या होती है? एक पर केंद्रित होती है, मतलब किसी भी एक चीज़ की सोचने का ना, मतलब कोई एक समस्या है तो उसका सोचने का एक ही तरीका उसे पता है, बहुत सारे तरीके नहीं पता है। ठीक है, विचारों की मौलिकता, यस, उसके विचारों में मौलिकता होती है, ये बात तो करेक्ट है। लचीलापन, लचीलापन अब यहाँ पे जो है क्या होगा? ये भी फ्लेक्सिबल, जिसमें रचनात्मकता दिखती है उसके विचारों में भी लचीलापन, मतलब कि वो बहुत तरीके से सोचता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभिसारी सोच, बिल्कुल। अभिसारी मतलब कि उसके सोचने में क्या होता है? डाइवर्सिटी दिखती है। कोई भी एक चीज़ है तो उसको कई तरह से वो सोच सकता है। ठीक है, अभिसारी में जो है एक ही तरीके से सोचता है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है? नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। एक मिनट, इसका इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग दे देता है। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग देख रखा है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी। ठीक है, इसीलिए जो है और जब आंसर चेक किया जाता है ना, इंग्लिश को देखते हुए चेक किया जाता है, इसलिए हिंदी वाले बच्चे एक बार जरूर देखिएगा। अगर इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नहीं मिले तो आपको इंग्लिश वाला जो है जरूर देखना है। ठीक है, ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ये तो सही है, यहाँ पे अभिसारी दे दिया, लेकिन ये क्या होना चाहिए? अपसारी। तो ये इसका पहला ऑप्शन जो करेक्ट है, क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि किसी भी रचनात्मकता, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी का क्या होता है कि कोई भी एक समस्या है उसको करने का, उसको सॉल्व करने का कई तरीके होते हैं। उसके जो है सोच में एक क्या दिखती है? नवीनता दिखती है, विचार में उसकी मौलिकता दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ गलत लिख दिया है, डाइवर्जेंट की जगह पे यहाँ पे अभिसारी लिख दिया है, जो कि अपसारी लिखना था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए जो है इस ऑप्शन, ये आंसर जो है आपका करेक्ट दिया है आंसर की में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा होगा, क्योंकि आपका जो है, जो मैं हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये ऑप्शन कहीं पर है ही नहीं, इसीलिए मुझे जो है इंग्लिश का देखना पड़ा। ठीक है, आंसर की में भी यही होगा, मैं पूरा एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ क्या है? देखिए, अगर प्रभावशाली अधिगम के लिए चाहते हैं, प्रभावशाली अधिगम हो, तो शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों और उसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आपका अधिगम तभी प्रभावशाली होगा जब बच्चे का जो ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर आप बताएं, तभी जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये बात तो एकदम सही है। केवल पाठ्यपुस्तक की बात कर दिया ना, ज्ञान को पुनरुक्ति पर केंद्रित हो, तो केवल वर्ड कहीं पर भी आ जाए वो ऑप्शन आपका गलत होता है। असंदर्भित प्रतिरूप हो, असंदर्भित नहीं, संदर्भित होना चाहिए था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बेहद जटिल और अमूर्त हो, बिल्कुल नहीं। अगर इतना कठिन होगा, अमूर्त होगा, मतलब ऐसे समझाओ कि जिसके बारे में बच्चे को देखा ही नहीं है, तो वो जो है अधिगम जो है प्रभावशाली होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को कुछ भी अगर बताया जा रहा है, अगर चाहते हैं कि वो समझ में आ जाए, उसकी लर्निंग जो है प्रॉपर हो, तो उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर बताया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से समझा लूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में करते समय प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप ही लोग बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएँ, बच्चों में जो है वैकल्पिक, क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएँ क्या हैं? उनकी आत्म केंद्रित और तर्क शून्य सोच को दर्शाती है। ऐसा नहीं है, बच्चे के अंदर ऐसा नहीं हम कह सकते कि बच्चे का जो सोच है वो शून्य है। ठीक है, ऐसा नहीं। केवल बुद्धि लब्धि, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, अगर कई वैकल्प में जो है उनके कॉन्सेप्ट, कोई मतलब कॉन्सेप्ट है बच्चों में, ठीक है, उसके कई तरीके हैं, वैकल्पिक मतलब विकल्प हैं, तो क्या उनकी आत्म केंद्रित और तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव दिखा रहा है। केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों को, क्यों भाई, बाकी बच्चे क्यों नहीं? ये केवल बता दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत। सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, बिल्कुल नहीं, ये सहायक होती हैं। बच्चों को अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए, हाँ 23 क्वेश्चन नंबर, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे? देखिए क्या है ऑप्शन में, अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण
और अनुमानों को हतोत्साहित वर्ड आ गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर, अगर आप ही लिखकर दे देंगे तो बच्चा क्या समझेगा, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है शिक्षक केंद्रित हो गया। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर, मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बच्चों को जो है उसके आसपास के वातावरण से जोड़कर जो है चीज़ों को बताना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को अनुमान लगाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। जहाँ पर बच्चों को अवसर देने की बात की जाए वही ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। बाकी क्यों एलिमिनेट किया ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, देखिए, एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। विद्यार्थियों को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना, इससे क्या होगा, अब बच्चे को जो है उसके अंदर ऐसा बुक करके जो उसे निराश कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना, मतलब एज अ टीचर आपको क्या कारण है उसको जो है आपको पता लगाना है, क्योंकि कम उपलब्धि वाले बच्चों के कक्षा शिक्षक के रूप में अगर आप शिक्षक हैं, क्लास वाले एज अ टीचर क्लास टीचर हैं, तो आपको इनमें से कौन सी रणनीति सबसे अधिक है। अगर उस पर आप बहुत लंबा चौड़ा जो है लेक्चर देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बच्चा कहीं ना कहीं निराश होगा। लेकिन अगर उसके कारणों का पहचान करने का प्रयास करेंगे और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब कि उसको कैसे दूर किया जाए, उसको पहचान करना, उस पर काम करना, तो ये जो है आपका सही रहेगा। स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, तो ये तो गलत है, क्योंकि इस तरह से तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं हताश हो जाएगा, ठीक है, और वह इस पर जो है स्कूल कदम उठाकर क्या करेगा, एज अ टीचर आपको क्या करना है, इस पर जो है ध्यान देना है। बच्चे के माता पिता को बताना, उन्हें बताना कि बच्चे में कोई क्षमता ही नहीं, कभी भी बच्चे में नेगेटिव चीज़ नहीं कि बच्चे में क्षमता नहीं है, बच्चे के अंदर हमेशा क्षमता होती है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो वो टीचर की गलती होती है, बच्चे को अपना मेथड बदल कर जो है टीचर को समझाना, तो इस तरह के ऑप्शन जो है हमेशा गलत है, बच्चे गलत नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में अवधारणात्मक समझ को, ठीक है, अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, देखिए, संवाद, व्याख्यान, प्रत्यक्ष निर्देशन पहले भी करवा चुकी हूँ, और इसका मैंने बताया था आपको संवाद सबसे पहले जो है अवधारणात्मक समझ को विकसित करना है, तो उसको जो है क्या डिबेट करवाना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 26, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, क्या इसमें से सही नहीं है वो पूछा गया है। देखिए, छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाना, मतलब 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो है अनुभवात्मक अधिगम के सभी चरणों को अपनाया जाएगा, ये कहा गया है। तो अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है वो बताना है। छात्रों की अपेक्षा शिक्षक के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक की बात नहीं की गई है, छात्रों की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाने की बात की गई है, ठीक है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या सत्य नहीं है, तो ये आएगा आंसर में कि ये सत्य नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि छात्रों को जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाना है, ना कि शिक्षक को, इसलिए ये गलत है। पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करना, बिल्कुल, जो पिछले अनुभव है उसको नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने की ओर जो है हस्तांतरण, मतलब पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने पर जोर देना, तो ये बात तो करेक्ट है, तो ये तो आपका नहीं। क्या सत्य नहीं है वो बताना, तो ये वाला एक सत्य नहीं है। दूसरा, तीसरा देखते हैं, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देना, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, तो ये भी सत्य नहीं है, ठीक है, आपका एक ये सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। अगला देखते हैं, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देना, तो ये बात तो कही गई है, ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है गलत है, मतलब ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं कहा गया है अनुभवात्मक अधिगम को लेकर, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। कौन सी भावना सार्थक, मतलब सीखने में सार्थक करती है,
तो इनमें से दहशत, अगर बच्चे में दहशत होगा तो वो सीखने में कैसे मतलब सीखने के लिए कैसे उपयोगी होगा। अगर बच्चा पहले से ही डर जाए तो वो सीखने में सार्थक कैसे हो सकता है। कुंठा, ये भी नहीं। चिड़चिड़ाना, ये भी नहीं। उत्तेजना, उत्तेजना तो सीखने में, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है बच्चे को सीखने में सुगम बनाता है। तो यहाँ पे जो है दहशत, कुंठा और चिढ़, ये तो आपका गलत है, ये तो करेगा ही नहीं। सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, वो है उत्तेजना, क्यूरियोसिटी। जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को लेकर तो वो जो है अच्छे से चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है कौन सा, क्यूरियोसिटी, उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे किस प्रक्रिया से सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका है जिससे कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। निष्क्रिय द्वारा नहीं, सक्रियता के द्वारा, मतलब बच्चे जो है एक्टिव होना चाहिए, तो ये तो आपका होगा नहीं। प्रत्यास्मरण, याद करने के द्वारा, वेधन के द्वारा भी नहीं। रटकर, ये भी नहीं। तो बेहतर सीखते हैं निर्देशित खोज, खुद से खोजबीन करके, क्योंकि उससे जो है लर्निंग उनकी परमानेंट होती जाती है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट नहीं है, लास्ट सेकेंड है। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है। ठीक है, अपनी सोच के बारे में जो है सोचना शामिल है। देखिए, प्रत्याहार, अनुबंधन, अधिसंज्ञान, पुनरावृत्ति, तो ये इसका होगा अधिसंज्ञान। ये वाला टॉपिक मैंने नहीं करवाया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए क्या कर सकते हैं। आंतरिक रूप से, ये मैंने करवाया हुआ है। देखिए, अनुबंधन के तरीकों का प्रयोग करके उचित पुरस्कार देना। पुरस्कार देना जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होता है, इसे बाह्य रूप से प्रेरित होता है। दंड का प्रयोग बाह्य रूप से प्रेरित होता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि का ध्यान में रखकर, यस, तो आंतरिक रूप से जो है वही बच्चा जो है प्रेरित होता है जब उसमें उसकी रुचि इन्वॉल्व होती है, उसको सीखने में खुशी मिलती है, वो खुद से जो है आगे सीखना चाहता है। तो उसकी रुचि, उसको सीखने का मन हो, या वो खुद से जो है उसको अंदर से उसे प्रसन्नता जो है महसूस हो रही हो, तो यहाँ पे जो है आंतरिक वाला जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, तो उसकी उसमें रुचि शामिल होगी। याद रखना, अगर ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो तो उचित पुरस्कार, दंड, ये सब तरीके जो है शामिल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे। इसमें से मैं एक क्वेश्चन ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो नहीं आया होगा, क्योंकि वो जो है टॉपिक मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, और जो बाल विकास के 15 नंबर के क्वेश्चन है, 15 स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, वो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, मतलब वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट करवा चुकी हूँ, तो उनको जो है मैं नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अब जो है मैं पैडागॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो है ध्यान देने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो टारगेट है 30 में कम से कम जो है 28, 29 आए ही। ठीक है, अब कोई ये बोलता है कि 30 में से 30 तो वो भी आपके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके पैडागॉजी 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। बाल विकास का जो है 15 नंबर का, ये जो है इसमें हो सकता है कि एक आध टॉपिक कोई इधर उधर से आ जाए तो इसके नंबर हो सकते हैं। तो 29 तक तो हम मान के चलते हैं कि आराम से आ जाएंगे, जितना मैंने करवाया है। बस जुड़े रहिए, पैडागॉजी की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, सभी सब्जेक्ट की कराऊंगी, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।